Hello everyone, I hope you all are good at your home. Today in this video we are going to start our next topic, that is external sources of recruitment. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। रिक्रूटमेंट हम दो सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज में जो मेन सोर्स है प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफर, कि इन तीनों के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन सोर्सेज से हम आउटसाइडर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं और कौन कौन से मेन एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, किन किन मेथड से हम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। It refers to inviting applications for filling up the vacancies from candidates outside the organization। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल सोर्सेज में हम बाहर से पर्सन्स को लेते हैं, ठीक है, बाहर से एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं। इंटरनल सोर्सेज में क्या था कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से प्रमोशन, डिमोशन और ट्रांसफर के जरिए वैकेंट पोस्ट को फिल करते थे। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है कि हम बाहर से पर्सन को अपनी कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए फोर्स करते हैं। तो इसमें यही है कि रेफर टू इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ये क्या रेफर करता है, इसने एप्लीकेशंस इनवाइट करने होते हैं, किसके लिए, वैकेंसीज को फिल करने के लिए, किनसे, फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उन कैंडिडेट से जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। अब उनको हम किस किस तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, कैसे उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहां पे ज्यादा प्रेफर किया जाता है जहां पे हमें अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहां पे ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे स्वीपर हो गया, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड हो। गेट कीपर हो गया, उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि उसके पास हाई क्वालिफिकेशन हो या फिर वो ट्रेंड हो। तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बहुत ही चीप होता है, ठीक है, ये सस्ता माना जाता है, इस पे किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्वीपर की रिक्वायरमेंट है या फिर गेट कीपर की रिक्वायरमेंट है, तो हम उससे रिलेटेड एक पेज पर इंफॉर्मेशन पेस्ट करके कहीं पे भी फैक्ट्री गेट पे या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पेस्ट कर देते हैं पेज को, जिससे कि उससे पढ़ने वाले पर्सन जो भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड होगा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अप्लाई करेगा। तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि अनस्किल्ड लेबर के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर मीन्स फॉर से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रखा है, मैंने वहाँ पे अपना सीवी, अपने रिज्यूमे भेज रखा है, ठीक है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने इंटरव्यू लेके देख लिया, बट वो सेटिस्फाई तो हैं, लेकिन उनके पास कोई भी वैकेंट पोस्ट नहीं है जिससे कि वो मुझे वहाँ पे जॉब दे सके। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, मेरा रिज्यूमे या फिर सीवी अपने पास ही रखते हैं। इन फ्यूचर अगर वहाँ पे कोई भी पोस्ट होती है वैकेंट, ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो मुझे कॉल करके बुला लेंगे। तो ये होता है कैजुअल कॉलर्स की, जिसमें एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी होते हैं। अगर कंपनी में कोई भी वैकेंट पोस्ट आती है तो वो उस पर्सन को कॉल करके बुला लेते हैं। थर्ड वन इज मीडिया एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत ही पॉपुलर माना जाता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वैकेंट पोस्ट आती है तो वो अपनी पोस्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट जो है वो मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है मीडिया एडवर्टाइजमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट देती है मीडिया की हेल्प से, जो कि लोगों तक पहुंचती है। उसमें वो अपनी जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है। फोर्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो है वो अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में सपोज दैट कि मैंने ही कहीं पे जॉब करनी है, ठीक है, मैं एक जॉब सीकर हूँ, तो मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाके मैंने अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या फिर जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ को मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा दिया है। मैं उनको कहूँगी कि अगर मेरे
लायक या फिर मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे कोई भी जॉब मिलती है तो आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। तो ऐसे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी पर्सन है जो इस जॉब के लिए कैपेबल हो। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी सुटेबल पर्सन जो कि उस जॉब के लायक है उसका बायोडाटा उनको दे देता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जो है उस रिलेटेड पर्सन को बुलाकर इंटरव्यू लेकर उसको सिलेक्ट कर लेता है। ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कि जिसमें हम अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर कोई भी वैकेंसी निकले तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। तो ऐसे में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से कंसल्ट करते हैं तो ऐसे जॉब प्रोवाइड हो जाती है। फिफ्थ वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट। ये बहुत ही सिंपल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं वो कैंपस में आते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करके लेके जाते हैं। जैसे कॉलेजेस में हो गए, यूनिवर्सिटीज में हो गया, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो मतलब कि इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर जाकर ऑर्गेनाइजेशन वाले जो भी वहां पे मैनेजर होता है, पर्सनल मैनेजर, वो जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां से स्टूडेंट्स को चूज करके ऑर्गेनाइजेशन में ले आता है। सिक्स्थ वन इज रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस मीन्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि पर्सनल मैनेजर और एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो एम्प्लॉयज उनको रेकमेंड कर देता है कि आप मेरे इस रिश्तेदार को लगा लो, ठीक है, मेरे फ्रेंड को लगा लो, या फिर उनके नॉन टू में जो भी होता है तो वो उसका रेफरेंस देते हैं कि आप इस जॉब के लिए उनको प्रेफर करो। नेक्स्ट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में जैसे कि लेबर प्रोवाइड करवाने वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स और मैनेजर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब भी मैनेजर्स को लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करता है कि मुझे इस काम के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, मैनेजर को लेबर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज वेब पब्लिशिंग। ये आज का ट्रेंड माना जाता है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू इसमें वैकेंट पोस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि www.naukri.com, jobstreet.com। तो ये है वेब पब्लिशिंग कि जिसमें इंटरनेट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने वैकेंट पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और कोई भी अदर पर्सन जो है उसके थ्रू अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, या इसको हम बोलते हैं टेलीकास्टिंग भी, कि जिसमें टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है वैकेंट पोस्ट के लिए, ठीक है, फुल वहां पे डिटेल दी जाती है, जॉब का नेचर क्या है, किस क्वालिफिकेशन के पर्सन की उनको रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या सैलरी है, तो इससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है टेलीविजन पे। तो ये थे मेन मेथड एक्सटर्नल सोर्सेज के, जिसमें से हमने फर्स्ट देखिए कि एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उन पर्सन्स के लिए होता है कि जिनकी ज़्यादा ट्रेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अनस्किल्ड लेबर के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। कैजुअल कॉलरशिप वो होते हैं कि जिनका रिज्यूमे कंपनी के पास ऑलरेडी होता है, जब भी पोस्ट वैकेंट होती है तो वो उनको फोन करके बुला लेते हैं। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत ही पॉपुलर माना जाता है कि वैकेंट पोस्ट की हम ऐड दे देते हैं टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में हम नाम अपना वहाँ पे रजिस्टर करा देते हैं। जब भी हमारे लिए कोई भी वैकेंट पोस्ट होती है कि हमारे कैपेबल वैकेंट पोस्ट होती है तो वो हमें फोन करके बुला लेते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन वाले खुद ही पर्सन को चूज करके लेके जाते हैं। रिकमेंडेशंस की जिसमें हम खुद ही रिकमेंड कर देते हैं कि आप मेरे उस रिश्तेदार को लगा लो या फिर मेरे फ्रेंड को जॉब पे अपॉइंट करो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो खुद ही लेबर प्रोवाइड करते हैं। वेब पब्लिशिंग, ये आज का ट्रेंड माना जाता है जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू अपनी ऐड देते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, ठीक है, टेलीकास्टिंग, यानी कि इसमें टेलीविजन के जरिए हम अपने पोस्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो ये सभी थे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अपकमिंग वीडियोस में हम इनके मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज के मीनिंग और उसके मेथड्स के बाद अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेरिट्स। फर्स्ट वन इज क्वालिफाइड पर्सोनल। अगर हम रिक्रूटमेंट एक्सटर्नली करते हैं तो इससे
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड पर्सोनल एंट्री करते हैं। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन वाले पर्सन होते हैं उनको भी अप्लाई करने का मौका मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका मिलता है बेटर क्वालिफिकेशन के साथ, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बेटर क्वालिफाइड पर्सन जॉब के लिए मिल जाता है। तो इसे क्वालिफाइड पर्सोनल जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करती है। नेक्स्ट वन इज वाइडर चॉइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, अगर हम जॉब के लिए वैकेंसीज निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे कि अगर हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10 एम्प्लॉयज की, बट हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं 100, तो इससे हमारे पास चॉइस हो जाती है कि हम किसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखें और किसको ना रखें। जो भी बेटर क्वालिफिकेशन वाला, बेटर एक्सपीरियंस वाला पर्सन होगा उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट करते हैं। तो इसमें चॉइस होती है। फ्रेश टैलेंट, अगर हम आउटसाइडर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका देते हैं तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट एंटर करता है। नए आइडियाज के साथ, नई नई टेक्निक के साथ पर्सन जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट मिलता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से पर्सन्स को रिक्रूट किया जाता है तो इससे जितने भी वहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे वो नए पर्सन्स के साथ कंपटीशन रखेंगे। ठीक है, ऐसे ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी पॉजिटिवली इफेक्ट होती है। नेक्स्ट वन इज लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। अगर हम बाहर से एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रहे हैं तो इससे मैनेजर किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो सभी उसके लिए न्यू है। ठीक है, फेवरेटिज्म का कोई भी किसी भी तरह का रोल नहीं रहेगा, तो फेवरेटिज्म जो है यह ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे फिर पार्शियलिटी क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे इसके मेरिट्स कि ऐसे में क्वालिफाइड पर्सोनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है, वाइडर चॉइस हो जाती है हमारे पास। ठीक है, अगर हमें 10 की रिक्वायरमेंट है, 100 हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं, तो हम उसमें से जो भी हमें बेटर लगेगा उसको अच्छे से चुन सकते हैं। फ्रेश टैलेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और फेवरेटिज्म के चांसेस भी जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब इसके मेरिट्स के साथ साथ कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट वन इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अगर हम इंटरनल सोर्सेज को छोड़कर एक्सटर्नली कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका देते हैं तो इससे जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो इस चीज से डिससेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भी प्रमोशन का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है और डीमोटिवेट हो जाता है, जिससे फिर वो अच्छे से काम नहीं करता। लेंथी प्रोसेस, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है वो बहुत ही लेंथी होती है, क्योंकि उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट भी निकालनी पड़ती है, फिर हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं, फिर हम इंटरव्यू देखते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट वन इज कॉस्टली प्रोसेस। अब अगर उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेंथी प्रोसेस है, तो दैट मीन्स वो कॉस्टली भी होगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, फिर हम सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसका भी खर्चा होता है, तो ये प्रोसेस जो है वो कॉस्टली होती है। नेक्स्ट वन इज चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। अब जो भी नया पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसकी फुल डिटेल हमारे पास नहीं होती, हमें नहीं पता कि वो किस टाइप का पर्सन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कितनी उसकी नॉलेज और कितनी स्किल है। तो इससे कई बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम किसी रॉन्ग पर्सन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में रीड किया कि इससे एग्जिस्टिंग स्टाफ जो डिससेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ जाता है, लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो जब उन्हें प्रमोशन का मौका नहीं मिल रहा तो वो नाखुश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने लग जाते हैं। लेबर टर्नओवर मीन्स कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर जाते हैं, तो उसमें वो उसके लेबर टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर ये देखकर आउटसाइडर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आना पसंद नहीं करते। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या होता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो छोड़कर जाने लग जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है और फिर अदर पर्सन्स भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आना पसंद नहीं करते। तो ये थे इसके लिमिटेशंस। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है, प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाती है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, कॉस्टली होती है,
ट्रेनिंग का खर्चा होता है और एडवर्टाइजमेंट में भी हमें खर्चा करना पड़ता है। रॉन्ग सिलेक्शन भी कई बार हो जाता है क्योंकि हमें फुल डिटेल किसी की भी नहीं पता होती, लेबर टर्नओवर इंक्रीज होता है। तो इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को आज खत्म कर दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।